ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। तो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद, जय श्री राम। ठीक है। तो हम 9th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री करेंगे। 9th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहूँगी। आई हैव डन माय बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स मुंबई यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। मैंने बीएड करा हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और मुझे 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का। मैंने तीनों बोर्ड को पढ़ाया हुआ है, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई, तीनों बोर्ड को पढ़ाया हुआ है। आई नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस जब वो लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन आपको 10th में आएगा। अब देखिए, 9th में तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको जो आपका मेन फोकस है वो 10th होगा। सबका मेन फोकस 10th ही होता है। और प्रॉब्लम ये होता है कि आपको सब पता होने के बावजूद भी आपके बहुत कम मार्क्स आते हैं एसएसटी में, मतलब आप मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाते। कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आपको पढ़ते वक्त ना सब अच्छे से समझ में आएगा, बट जब आपको पेपर में लिखने की बारी आएगी आपको कुछ याद नहीं आएगा। रीजन बिंग, आपको ये सब्जेक्ट पेपर में उतारने के लिए इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा नीड होती है। अनलेस एंड until you are thorough with your subject that you are studying, especially history, geography, civics, political science and international relationships, you are not going to fetch those half of marks extra from the examiner. You are not going to be able to do that, राइट। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमको रिकॉल करना पड़ेगा बार बार। रिकॉल कैसे करोगे, जब आप बार बार रिवाइज करोगे। अब बार बार जब आप रिवाइज करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग फॉर्म होगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग तब फॉर्म होगी जब आप शॉर्ट समरी लिख पाओगे। शॉर्ट समरी कैसे लिख पाओगे, फ्लो चार्ट के बेसिस पे। अब फ्लो चार्ट भी कैसा, समरी भी, आई डोंट वांट यू गाइस टू राइट अ समरी इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, तो यू जस्ट हैव टू राइट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। When it comes to SST, the skill that you require is of identifying the important keywords. If you are not being able to reproduce that, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आपको द से लेके, फॉर से लेके, इस से लेके एंड पूरा सेंटेंस आपको बैठ करना पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक हिस्ट्री इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट और ज्योग्राफी इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट वेयर यू नीड टू मग अप। ओके। तो इसीलिए अब हम अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो हम थोड़ा सा ना हमारा ये देख लेते हैं कि हमारे कंटेंट्स क्या क्या है या फिर हमारे चैप्टर्स क्या क्या है। तो पहला है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। फिर 1960 के बाद हमारे साथ क्या होने लगा। 1960 क्यों, क्योंकि 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गया। इंडिया को स्टेबल होते होते और महाराष्ट्र को गुजरात से हलत अलग जब हुआ तब 1960 था। तो मेजर जो भी इवेंट्स है पोस्ट इंडिपेंडेंस वो 1960 के बाद शुरू हुए। ठीक है। फिर इंडिया के अपने इंटरनल चैलेंजेस क्या है, इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, हमारा एजुकेशन कैसा रहा आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम ये वाली चीज भी देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देखेंगे, इंडस्ट्री एंड ट्रेड भी देखेंगे, चेंजिंग लाइफ पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखेंगे। तो ये ओवरऑल जो बुक है ये थोड़ा सा अलग है आपके नॉर्मल बुक्स की तरह से, मतलब नॉर्मल हिस्ट्री बुक से ये थोड़ी सी अलग है ये हिस्ट्री बुक, बिकॉज मेजरली हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब 1960 के बाद से जो भी हुआ हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, हमने 8th में देखा था कि हमने 8th में 3 टाइप की, एक सेकेंड ना, हमने 3 टाइप के सोर्सेस के बारे में पढ़ा था, एक मटेरियल, एक रिटर्न, एक ओरल। हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि वो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड था। अब हम जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं इट इज गोइंग टू बी अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। उसमें रहेगा सेम, जो सोर्सेज के टाइप होते हैं वो सेम ही होते हैं, बट उसके अंदर के जो सोर्सेज है वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल, रिटर्न, ओरल। और जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको रीजनल, स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के सोर्सेज को भी कंसिडर करना पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल जब आप रीजनल देख रहे हो तो रीजनल में समझो कि आपने मुंबई के सोर्सेस को कंसिडर किया, आपने नासिक के सोर्सेस को कंसिडर किया, आपने पुणे के सोर्सेस को कंसिडर किया। ठीक है, इससे मुझे एक बात ये समझ में आई कि आई वॉन्ट यू गाइज टू कमेंट दैट फ्रॉम विच रीजन डू यू बिलोंग टू फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, सो दैट आई अंडर मुझे समझ में आए कि मुझे ज्यादा हिंदी में बात करना है, ज्यादा इंग्लिश में बात करना है, और यू गाइस कैन लेट मी नो कि मैं कौन सी लैंग्वेज को यूज करूँ। ठीक है, फिर स्टेट हो गया, तो स्टेट में आप कौन से स्टेट्स यूज कर सकते हो, महाराष्ट्र एंड गुजरात, नेशनल एंड देन इंटरनेशनल। ओके, तो यही इन्होंने बताने की कोशिश करी है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम देखेंगे रिटर्न सोर्सेज हमारे, तो रिटर्न सोर्सेज कौन से हैं, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, डायरीज, रेफरेंस बुक, करस्पॉन्डेंस, डॉक्यूमेंट्स एंड आर्काइव्स, गवर्नमेंट गजेट, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड एनसाइक्लोपीडिया। अब ये जो है इसका मैं फ्लो चार्ट नहीं बनाऊंगी, क्यों, क्योंकि मुझे अब यही एक टाइप का फ्लो चार्ट है, तो इसी को आपको आपके कॉपी बुक में कॉपी करना है। ठीक है, अब इसमें देखो दिया हुआ है कि हमारा जो नेशनल आर्काइव्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड। तो इंडिया से रिलेटेड जो भी आर्काइव्स है, जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया पे मिलेगा, जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर देख लो। न्यूज़पेपर में कैसा है कि 1961 से 2000 तक, 1960s के पहले प्रिंट मीडिया के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था व्हेन इट केम टू इंफॉर्मेशन। पर आफ्टर 1990s क्या होने लगा कि इंटरनेट आया हमारे लाइफ में, और उसके बाद टीवी चैनल्स भी बहुत ज़्यादा बनने लग गए। तो जितने भी न्यूज़ है, जितने भी लोग इंटरनेट चलाते थे, वो सारे न्यूज़ को कहाँ से एक्सेस कर पाते थे, इंटरनेट से कर पाते थे। तो अपार्ट फ्रॉम प्रिंट मीडिया मीडिया विच इज न्यूज़पेपर, हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इंटरनेट का भी। आज की भी डेट में देख लो, हम जो भी न्यूज़ देखना चाहें, हमको यूट्यूब या फिर वेब पे मिल जाता है, गूगल पे मिल जाता है। वी आर जस्ट वन गूगल अवे इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट वी नीड टू फाइंड, राइट। तो उसके बाद क्या है, हाँ, लेकिन अभी भी देखना कि प्रिंट मीडिया जो है वो अभी भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि हर घर में भले ही कितना भी इंटरनेट है, न्यूज़पेपर ज़रूर आएगा, प्रिंट मीडिया ज़रूर आएगा। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर के बारे में देखते हैं। थ्रू न्यूज़पेपर्स यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटिक्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, cultural affairs and everything, right? Most national newspapers have started their own regional editions, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे डेलीज और वीकलीज आना शुरू हो गए। सम ऑफ द न्यूज़पेपर प्रोड्यूस स्पेशल सप्लीमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इतना तो चलेगा। फिर पीटीआई क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, इसके पास हर चीज का एविडेंस है, बी इट फोटोग्राफ, बी इट आर्टिकल्स ऑन फाइनेंस और साइंटिफिक इश्यूज, सब चीज पे पीटीआई के पास इंफॉर्मेशन है। और फिर 1990s में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने क्या करना शुरू कर दिया, सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर दिया। तो इसमें एक और पॉइंट क्या आएगा, ये क्या यूज करने लगे, सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट। अच्छा, जब हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो टेक्स्ट बुक में आप ये क्या कर सकते हो कि आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, पीटीआई हाईलाइट करो, 1953 हाईलाइट करो, और फिर उसके बाद सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी हाईलाइट करो। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पोस्टेज स्टैम्प्स कैसे होते हैं। पोस्टेज स्टैम्प जैसे आप पहले लेटर्स पे भेजते थे ना चिपका के, ये वैसा ही है और कुछ नहीं है। फिर वो पोस्टेज स्टैम्प में किसकी फिगर है, या फिर उसमें कौन किसको रखा हुआ है, फिर उसके बाद उसमें किस टाइप के और चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर है या एनिमल है या बर्ड है या कोई इवेंट है या सिल्वर गोल्डन डायमंड जुबली है, सेंचुनरी बाई सेंटेनरी, कुछ भी है, वो आप उस पे दिखा सकते हैं, और उससे हमें समझ में आता है कि उस जब वो स्टैंप निकला था तब क्या माहौल था देश का। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, रिटर्न। अब मटेरियल सोर्सेज में देखते हैं, कॉइन्स तो है, ऑफ कोर्स केसेस ऑफ वर्शिप है, ऑफ कोर्स थिंग्स वी यूज इन डेली यूज है, रॉयल सील्स है, ऑर्नामेंट्स है, म्यूजियम्स है, क्लोथिंग है, मॉडर्न आर्किटेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं ना, हम कॉइन्स पढ़ते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। अब देखिए ये कॉइन को जरा नोट करिए, इसमें क्या है, इसमें क्या है,
एक व्हीट का बान दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी व्हीट का बान दिखाया हुआ है, राइट। ये ऐसे ऐसे 1 रुपए के नोट पे, और इसमें डेट क्या है, 1970 की डेट है। तो इसका मतलब क्या है कि हम किसको इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखो, द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑफ कॉइन्स, नोट्स, इसके ऊपर भी जो जो छपा होता है उसके उससे हमें पता चलता है कि हम किस चीज के लिए जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर म्यूजियम तो आप सभी को पता ही है कि म्यूजियम में हम क्या करते हैं, हम सारी चीजें स्टोर करके रखते हैं सो दैट जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको दिखाने के लिए आसानी रहेगी, राइट। दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल कॉइन्स, नोट्स, लैम्प्स, एक्सेट्रा। ठीक है। फिर उसके बाद ओरल सोर्सेज है, तो ओरल सोर्सेज में फोक टेल्स है, फोक सॉन्ग्स है, प्रोवर्ब्स है, बलाड्स है। ठीक है, ये सारे मराठी वर्ड्स है। ठीक है। इन ओरल ट्रेडिशन एक्टिविस्ट्स आर इंस्पायर्ड बाय द पोवाडास ऑफ लोकशाहीर अम्मा भाऊ। अब देखो इसमें क्या आएगा, इसमें फ्लो चार्ट बनाना है तो क्या लिखोगे, ओरल सोर्सेज, पोवाडा। ठीक है, किसके, लोक शाहिर, लोक शाहिर थे। और फिर उसके बाद दूसरे कौन थे, आ, शाहिर अमर शेख। ठीक है, तो ये हमारा मेंशन होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे एवी सोर्सेज। एवी सोर्सेज में क्या है, टेलीविजन है, फिल्म है, इंटरनेट है, ऑडियो विजुअल सोर्सेज हो गए। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे देश दुनिया में क्या पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल, स्टार प्लस देखते हैं, आजकल आर भारत देखते हैं, जी प्लस देखते हैं, पता नहीं क्या ही, जी न्यूज है, आज तक है, इंडिया टुडे, न्यूज 24। ये सारी चीजें क्या है, ऑडियो विजुअल सोर्सेज में आती है। फिर उसके बाद फिल्म टेलीविजन, देखो कितना कितने आसानी से, इज नथिंग टू वरी अबाउट दिस व्हेन इट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये चैप्टर कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसके आने वाली जो चीजें होंगी वो थोड़ी डिफिकल्ट होगी, तो हो सकता है कि हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लेकर आए। फिर उसके बाद क्या है, टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एट पुणे 1960 with the purpose of providing public education. An institute called as Indian News Review. अब क्यों जरूरत है इस चीज की, क्योंकि न्यूज चैनल है, क्या पता कोई फेक न्यूज फैला रहा हो, वी नेवर नो। क्या पता कोई फैक्ट्स को तोड़ मोड़ के प्रेजेंट कर रहा हो, तो उसको रिव्यू करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, हाँ कि ना, नहीं तो दंगे फसाद हो जाएंगे। Has produced various newsreels on important events in politics, social issues, arts, sports, and culture. This development has also produced various leaders on people who have made contributions for the country and about important locations of India. These news releases, ठीक है, इतना इसको ज्यादा करने की जरूरत। Till now, we have seen some important sources for writing history of modern India. The times of 21st century are changing so rapidly that even these sources will prove to be inadequate. मतलब हमें अपने ही सराउंडिंग को समझने के लिए अब और ठोस सोर्सेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। Why I will let you, because first we live in an era of इंटरनेट। हम वेरीफाई ही नहीं कर सकते कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं जो चाहूँ मैं वो बोल सकती हूँ, आप जो चाहे वो आप बोल सकते हैं, पर इसको वेरीफाई कौन करेगा। तो हमें एक ऐसा सोर्स लगेगा जो हमें पता हो कि वो पक्का पक्का करेक्ट है। इसीलिए हमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मेथड की जरूरत पड़ेगी 21st सेंचुरी को समझने के लिए। However, new sources are coming forth. For example, during the transformation from landline telephone to cell phone, a gadget called as pager came up for contacting people, but it died out as quickly as it had come up. ठीक है, देखो ऑथेंटिसिटी चेक करने की बहुत जरूरत है, उसको वेरीफाई करने की बहुत जरूरत है कि वो सोर्स जो है वो सही मीडियम से आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है,
अब मुझे इसके आंसर्स चाहिए, ठीक है? कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? मैंने लिखवाया अभी। फिर उसके बाद द डैश इज इंक्लूडेड अमॉन्ग ऑडियो विजुअल मीडिया, ठीक है? अब मुझे बताओ, ये तो बहुत ईजी है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसी क्या चीज़ है इसमें जिसमें ऑडियो भी है और वीडियो भी है? डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल सोर्स। बताओ इसमें से क्या फिजिकल फिजिकल चीज वो होती है जो जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो या आप देख सकते हो, ठीक है? फिर मुझे सारे के सारे आंसर्स कमेंट में चाहिए, राइट? तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे हम? इवेंट्स आफ्टर 1960। देखेंगे 1960 के बाद क्या क्या हुआ था, क्या नहीं। सो थैंक यू जिन्होंने भी मेरी ये वीडियो देखी है। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आई विल अप्रिशिएट। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। क्योंकि ये तो अभी मैं ऑन अ ट्रायल बेसिस पे ये वीडियो निकाल रही हूँ, इसके बाद बहुत ही प्रॉपर और स्ट्रक्चर्ड मैनर में वीडियोस आएंगी, प्रॉपरली क्लासेस चलेंगी, ठीक है? हर दिन एक लेक्चर अपलोड होगा, बट ये तब जब मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो इफ़ यू गाइज लाइक व्हाट आई एम टीचिंग, अब ये 10-10 मिनट का इसलिए बिकॉज तो एग्जाम के पहले थोड़ी ना एकदम ध्यान से 1-1 घंटा लगा पाओगे। तो मेरा ये मोटिव है कि ये 10-10 मिनट के वीडियोस जो है वो आपको रिविजन में काम आए। ओके, चलो, थैंक यू सो मच यू गाइज। सी यू सून, बहुत जल्द ही मिलते हैं, ठीक है?